हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजय चौहान और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसके अंदर आपकी मौलिक विद्युत, प्रारंभिक विद्युत या फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अपने बोल सकते हैं, ये टॉपिक रहेगा। जो आपकी ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन का पार्ट है, इसके साथ साथ में आपका जो जनरल साइंस है उस जनरल साइंस का भी पार्ट रहेगा। तो अगर आप नॉन टेक्निकल लाइन से बिलोंग करते हो और जनरल साइंस आपके एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में आने वाली है, तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए। और साथ में जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है वो सारे के सारे स्टूडेंट, आज से अपनी क्लासें जो है कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। तो अपने शुरू करते हैं। प्रारंभिक विद्युत की जब भी बात आएगी और विद्युत की जब भी बात आएगी तो विद्युत चलती किस चीज़ के अंदर है, तो कोई भी पदार्थ के अंदर चलती है। तो कोई पदार्थ के अंदर अगर चलती है तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अपने जो टॉपिक करेंगे वो कौन सा टॉपिक करेंगे? पदार्थ। अब बात आती है, ये जो पदार्थ है आपका, ये पदार्थ आपका तीन कंडीशन के अंदर पाया जाता है, यानी कि तीन कंडीशन के अंदर अवस्थाएं बोल सकता हूं कि तीन अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। पहली अवस्था है जिसको अपने क्या बोलते हैं? ठोस। दूसरी अवस्था को क्या बोलते हैं? द्रव। और तीसरी अवस्था को अपने क्या बोलते हैं? गैस। अब ये जो पदार्थ है ये आपका तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, इस चीज का हम डिवाइडेशन किस आधार पर करते हैं? तो इस चीज का डिवाइडेशन करते हैं तीन चीजों के आधार पर: भार, आकार और साथ साथ में आयतन। यानी कि अगर कोई पदार्थ है जिस पदार्थ का कोई ना कोई भार हो, ठीक है, और साथ में कोई आकार हो और साथ में ही उसका कोई ना कोई आयतन हो फिक्स, की ये फिक्स इस डिजाइन के अंदर पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। यानी कि अगर आप उदाहरण के तौर पर अगर आपने देखना चाहें कि ये मार्कर है, ये आपका एक मार्कर है जिसने कोई ना कोई आकार बनाया हुआ है अपना, और इस आकार, इसका कोई ना कोई वजन भी है और साथ साथ में इसका कोई ना कोई आयतन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो पदार्थ है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो ठोस कैटेगरी के अंदर आता है। अब उसके बाद में बात करते हैं द्रव की। तो द्रव है, द्रव के अंदर अपने मोस्टली कौन कौन से देखते हैं? तो पानी या कोई तेल वगैरह है। तो पानी के अंदर क्या होता है? वजन तो होता है, यानी कि भार तो होगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो उसका आकार, तो उसका कोई ना कोई आकार भी होता है पानी का। लेकिन जो उसका आयतन है, जैसे अगर अपने देखते हैं कि एक कटोरी के अंदर अगर पानी डाला तो उसने कटोरी का आयतन ले लिया। उसके बाद में अगर अपने देखते हैं कि उसने कोई एक गिलास के अंदर डाल दिया तो उसने गिलास का आयतन ले लिया। यानी कि उसका जो आयतन है एक फिक्स नहीं है, उसके अंदर वजन तो होगा, आकार भी होगा, लेकिन आयतन जो है नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव बोलेंगे। अब इसके बाद में बात आती है गैस की, कि गैस कौन सी चीज़ होती है? तो जिसके अंदर भार हो, यानी कि एक गैस की टंकी आती है, आपके घरों में सीएनजी की टंकी लेके आते हैं, तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि क्या होता है कि वजन तो होता है, ठीक है, लेकिन आकार नहीं होता। यानी कि आप उसको अगर खुला छोड़ दोगे तो खुला छोड़ने के बाद में वो फैल जाती है, यानी कि उसका एक निश्चित आकार जो है वो नकार्य नहीं होता है। उसके बाद में अगर बात करें आयतन, तो उसका एक फिक्स आयतन भी नहीं होता है। यानी कि पदार्थ के अंदर बात करेंगे कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी? तो ठोस, द्रव और गैस। और उसके बाद में बात करते हैं कि इनका डिवाइडेशन किस आधार पर किया गया, तो भार, आकार और आयतन के आधार पर इनका जो है डिवाइडेशन किया गया है। अब बात आती है कि ठोस कौन से पदार्थ होंगे? तो ठोस कौन से पदार्थ होंगे जिसके अंदर भार भी हो, आकार भी हो और आयतन भी अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। जिसका केवल और केवल भार हो, आकार और आयतन ना हो, आकार हो और भार हो, दोनों चीजें हो और आयतन ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव बोलेंगे। जो और जिसका केवल और केवल भार हो, आकार और आयतन दोनों चीजें नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं हैं। तो अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। अभी आगे बात करते हैं अपने कि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ किन किन चीजों से बना हुआ है। तो पदार्थ, कोई भी आपका जो पदार्थ होता है, हम जैसे देखते हैं कि लोहा है, लोहे का एक टुकड़ा है, तो वो ऐसे तो है नहीं कि जो लोहे का टुकड़ा है वो इकट्ठा बना हुआ है, वो कोई ना कोई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका जो पदार्थ है वो किन से मिलकर बना हुआ है? अणु।
आपका कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? अणु से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में अगर बात करें, जो आपका अणु है वो भी आपका पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं है। ये आपका जो अणु है ये भी 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ये भी एक चीज से बना होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं? परमाणु। यानी कि जो आपका पदार्थ है वो किससे बना हुआ है? अणु से। और अणु किससे बना हुआ है? परमाणु से। और ये परमाणु कौन सा पदार्थ का कण है? तो पदार्थ का वह कण है जो आपका, अगर आप उसको देखते हैं तो इस पदार्थ के अंदर जो जो गुण है, जैसे अगर चुंबक की बात करता हूं तो ये अगर चुंबक का एक प्रकार का पदार्थ है तो इसके अंदर जो भी गुण है आपके, वो सारे के सारे गुण आपके किस में होंगे? इस परमाणु के अंदर होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि वो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वो भी गुण इस परमाणु के अंदर होगा। उसके बाद में नॉर्थ और साउथ दिशा के अंदर उसका खड़ने का जो गुण होता है चुंबक का, वो भी गुण इस परमाणु के अंदर होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ के अंदर जो भी गुण होंगे वो आपके सारे के सारे परमाणु में होंगे। अब बात आती है पदार्थ का परमाणु जो है वो एक ऐसा कण है जो संतृप्त अवस्था के अंदर रह सकता है, लास्ट कण है। अब इसके बाद में बात आती है कि ये जो परमाणु है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये आपका जो परमाणु है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? तो जिसको अपने बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपका कोई भी पदार्थ है वो किन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है? कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु के अंदर आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से आपके अवस्थित रहते हैं, उन चीजों को आप अपने यहाँ पे जो है परमाणु की जो संरचना जिसको बोलते हैं वो किस तरीके की होती है उसको अपने यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई लिखना चाहता है तो इस चीज को लिख सकता है। अभी अपना टॉपिक क्या है? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंदर आपके कौन सी चीज आती है? तो परमाणु संरचना के अंदर आपका पदार्थ है, उस पदार्थ के जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से आपका अवस्थित रहेगा वो चीज आती है। तो इसके अंदर किस तरीके से होता है? तो आपका जो न्यूट्रॉन और जो आपका प्रोटॉन है वो दोनों आपका जो नाभिक है उस नाभिक में अवस्थित रहते हैं। और उसके बाद में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि आपके जो कक्षाएं होती है इनको बोलते हैं कक्षाएं। ये जो कक्षाएं होती हैं इसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपके गति करते हैं या फिर जो है अवस्थित रहते हैं जिसको बोलते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है उसके परमाणु के अंदर इस तरीके से आपकी जो परमाणु की संरचना होती है। अब बात आती है कि ये परमाणु तो संरचना तो होगी लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इनके अलग अलग यूज क्या है? तो कोई भी जैसे पदार्थ होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि तांबे की, तांबा आपके ज्यादातर मोस्टली यूज होता है, तो तांबे की बात करते हैं तो तांबे के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एग्जाम टाइम में ये पूछता रहता है, तो 29 होती है। यानी कि 29 होती है आपके तांबा जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब ये जो तांबा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतनी ही जो आपकी परमाणु के अंदर इसके अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या है वो भी आपकी कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही आपकी जो है परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि आपके कोई भी पदार्थ का परमाणु है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके प्रोटॉन होंगे, पहली बात। अब उसके बाद में बात आती है कि फिर न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो होता है उसका क्या काम होता है? मोस्टली इसके अंदर आपका परमाणु है उसके अंदर कोई भी काम नहीं करता है। ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है आपका भार बढ़ाने का। न्यूट्रॉन का काम क्या है? भार बढ़ाने का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसका कोई भी यूज नहीं होगा, केवल और केवल भार बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश कौन कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि ये आवेश रहित होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं
तो ये तो आवेश रहित है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में एग्जाम टाइम में पूछ लेता है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने ई के साथ में माइनस लगाया और पी के साथ में प्लस लगाया, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा जो है ऋणावेशित होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें प्रोटॉन की, तो आपका जो प्रोटॉन होगा वो हमेशा किससा होगा, तो हमेशा आपका प्रोटॉन है वो क्या होगा, धनावेशित होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात होगी, लेकिन ये आवेश होता कितना है, ये आवेश होता कितना है, तो दोनों का आवेश जो है सेम रहता है, जिसको अपने बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहां से एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंटली एक और आ गई है, ये इसको हेडिंग बोल सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी होती है उसमें और इकाइयां जो है पूछता रहता है मोस्ट इंपोर्टेंटली। तो अभी अपने क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश कैसा रहेगा, कितना रहेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश रहेगा। ये एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात आ जाएगी तो ये माइनस के अंदर होगा, और अगर प्रोटॉन की बात आ जाएगी तो ये प्लस के अंदर होगा। दो चीजें हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये जो है ज्यादातर बुकों के अंदर आपको यही देखने को मिलता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है एग्जाम टाइम में एक बार वो भी पूछी गई है, तो वो कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि एग्जाम टाइम में वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये भी पूछ सकता है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। अब बात आ गई कि पदार्थ जो था उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, और नाभिक के अंदर और कक्षाएं जो थी, कक्षाओं के अंदर कौन सी चीज थी, इलेक्ट्रॉन थी। अब इलेक्ट्रॉन जो थी, ये कोई भी पदार्थ है उसके अंदर किस तरीके से भरे जाते हैं, ठीक है, उसको इसने क्या बताया कि दो भागों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया है, यानी कि किस तरीके से भरे जाएंगे उसके लिए दो रूल बनाए हैं। तो अपने देखते हैं, पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंटली किस तरीके से भरे जाएंगे, तो 2n², इसने क्या बताया, 2n², ये एक सूत्र बना दिया जिसके द्वारा इसने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, इन इलेक्ट्रॉनों को भरा है। अब ये n क्या है, तो इसके अंदर इसने n किसको बोला है, तो ये आपकी जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं को इसने क्या बोल दिया, k, l, m, n, इस तरीके से इसने क्या बोल दिया, नाम दे दिए। अब नाम देने के बाद में बात आती है कि ये जो n है इसकी क्या वैल्यू है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे n क्या है, कक्षा का नंबर है, ठीक है, कक्षा की संख्या बोल सकते हैं, कक्षा का नंबर है। जैसे ये पहली कक्षा होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, इस तरीके से कक्षा का जो नंबर है वो यहाँ पे n है। अब उसके बाद में अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के अंदर बात करते हैं तो 2 गुना में पहली कक्षा है उसके कर देते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 की स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो 2 गुना तीसरी कक्षा की अगर बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आपके 18। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो चौथी कक्षा की, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 32। यानी कि ये इसने क्या कर दिया, फिक्स वैल्यू जो है बना दी कि 2n² के द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग पहली कक्षा के अंदर भर सकते हैं, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसके बाद में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसके बाद में आने वाली जो कक्षा रहेगी उसमें 32 इलेक्ट्रॉन है भर सकेंगे। ये जो चीज़ थी इसने इसको क्या कर दिया कि फिक्स कर दिया कि 2n² के द्वारा हम भर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में भी अपने जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को जब इलेक्ट्रिशियन की बात आती है तो हम लोग 3 चीज़ों में बांटते हैं, जैसे चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब जो चालक, कुचालक और अर्धचालक किसके आधार पे अपने बांट रहे हैं, तो चालक, कुचालक और अर्धचालक जो है, अगर कोई नोट करना चाहता है तो पहले नोट कर सकता है, क्योंकि हमें इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपने जो है चालक, कुचालक और अर्धचालक जो है, उन अर्धचालक को इसने किस आधार पर डिवाइड किया है, किस तरीके से पदार्थ को बांटा है, उसके बारे में देख लेते हैं अपने। तो चालक जो है वो किसको बोल रहा है, कुचालक किसको बोल रहा है, और
अर्धचालक जो है किसको बोल रहा है, इसके बारे में अभी अपने देखते हैं। तो चालक किसको बोल रहा है कि आपका जो ये परमाणु था, ये आपका परमाणु था और परमाणु के नाभिक में क्या थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को भरने की जो संरचना है उसके आधार पर जो है इसने क्या बोला है, किसी पदार्थ को जो है चालक, कुचालक और अर्धचालक बोला है। यानी कि कोई भी पदार्थ होगा उस पदार्थ की जो अंतिम कक्षा रहेगी, ये वाली जो लास्ट कक्षा रहेगी कोई भी पदार्थ की, उस पदार्थ की लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधार पर इसने 3 भागों के अंदर बांटा है। कौन कौन से 3 भाग, तो चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक कौन कौन से पदार्थ होंगे, तो वे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो। वे पदार्थ जिनके अंतिम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। और अगर उनके अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होने पर संतृप्त हो जाएगी, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। अब उसके बाद में बात आती है कि अर्धचालक किसको बोलेंगे। तो अर्धचालक किसको बोलेंगे, तो जिसकी अंतिम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो, जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। यानी कि पदार्थ चालक कौन सा होगा, तो जिसकी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कुचालक कौन सा होगा, तो जिसकी अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद में अर्धचालक कौन सा होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब बात आती है चालक जो होगा, सबसे बढ़िया चालक कौन सा होगा। तो सबसे बढ़िया चालक कौन सा होगा, तो जिसकी अंतिम कक्षा में सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी अंतिम कक्षा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़िया चालक बोलते हैं, सबसे अच्छा चालक बोलते हैं। जैसे तांबा है, चांदी है, इन सभी को। उसके बाद में अगर बात करते हैं कुचालक की, तो कुचालक के अंदर सबसे ज्यादा जिसके कक्षा के अंदर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। और अर्धचालक, तो अर्धचालक की अंतिम कक्षा में फिक्स वैल्यू है 4। तो एग्जाम टाइम में किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, तो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन रहते हैं कि जो आपका अगर किसी पदार्थ की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो पदार्थ है चालक है, अर्धचालक है या कुचालक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके बाद में बात करते हैं कि जो पदार्थ है इनको चालक, कुचालक और अर्धचालक इसने बांट दिया है। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक के अंदर बांटा है तो ये पदार्थ होते हैं, इसके अंदर गुण क्या होते हैं। तो चालक कौन से पदार्थ होंगे, तो वे पदार्थ जिनके अंदर करंट है आपका प्रवाहित हो जाता है। जैसे आपकी जो तार होती है, तार के अंदर तांबे की तार अंदर डाली होती है, तो वो जो अंदर की तरफ जो तांबे की तार डाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम या तांबे की, तो उसको बोलते हैं चालक। यानी कि जिसकी अंतिम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और धारा जिसमें से प्रवाहित हो जाएगी या करंट जिसमें से प्रवाहित हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। उसके बाद में बात आती है कुचालक किसको बोलेंगे। तो कुचालक किसको बोलेंगे, तो तार जो होती है आपकी, उस तार के ऊपर अगर आपने देखा है तो एक रबर सा चढ़ा होता है जिसको अपने इलेक्ट्रीशियन के लाइन के अंदर क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन लाइन में इंसुलेशन बोलते हैं। तो वो इंसुलेशन जो चढ़ा होता है उसके अंदर तो करंट प्रवाहित नहीं होती, तो वो जो इंसुलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कुचालक कौन सा होगा, तो कुचालक वो पदार्थ जिसके अंदर से करंट प्रवाहित आपकी नहीं होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। अब उसके बाद में बात आती है कि अर्धचालक कौन से पदार्थ होंगे। तो अर्धचालक वे पदार्थ होंगे कि जो नॉर्मल स्थिति के अंदर, सामान्य स्थिति में तो आपके कुचालक की तरह काम करते हैं, और जैसे ही उनमें कोई अशुद्धियां मिला देते हैं उसके बाद में वो क्या करते हैं, एक चालक की तरह काम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो लकड़ी आपकी सामान्य अवस्था में लकड़ी है एक, वो जो लकड़ी है नॉर्मल स्थिति में तो एक कुचालक की तरह काम करती है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई पानी वगैरह डाल दिया आपने तो पानी वगैरह जाने के बाद में क्या होता है कि वो एक चालक की तरह काम करती है, क्योंकि उसमें झटका लगने का खतरा रहता है। तो वो जो चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो और जिसमें से सामान्य स्थिति में करंट प्रवाहित ना हो सके। तो अब बात आती है कि उदाहरण की। तो चालक के अंदर उदाहरण देखते हैं तो तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, लोहा है, वो सारे के सारे जो पदार्थ जितने भी आते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, चालक में आते हैं, इसके अंदर आते हैं। और उसके बाद में कुचालक के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो कुचालक में आपके आते हैं जैसे आपका अब्रक है, पोर्सलिन है, ठीक है, उसके बाद में बेकेलाइट है या फिर आपका कागज है, ये सारे के सारे कौन से किसके अंदर आते हैं, तो कुचालक के अंदर आते हैं। पीवीसी है, पीवीसी का पूरा नाम तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। उसके बाद में अर्धचालक के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो अर्धचालक के अंदर पदार्थ आते हैं आपके 2 ही पदार्थ आते हैं, और इलेक्ट्रीशियन के अंदर बहुत सारे पदार्थ आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के अंदर ज्यादातर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है।
तो कौन से पदार्थ है दो? तो पहला है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो प्रकार के पदार्थों के बारे में आपसे इलेक्ट्रिशियन लाइन के अंदर इन अर्धचालकों के बारे में पूछेगा। और अब बात आती है इनके यूज की, कहाँ पे यूज होता है। तो चालक है तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिशियन के काम होंगे, चाहे कोई तार बनानी है, कोई मशीन बनानी है, मोटर बनानी है, जनरेटर बनाना है, ट्रांसफार्मर बनाना है, उन सभी के अंदर आपके जो तार है, करंट जहाँ पे चाहिए होगा वहाँ पे आपका जो चालक है वो यूज किया जाएगा। और उसके बाद में उस करंट से हमें बचाने के लिए, झटके से बचाने के लिए कुचालक भी वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये जो अर्धचालक है इसका अपने इलेक्ट्रिशियन लाइन के अंदर कम यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है इसका ज़्यादातर यूज जो कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किस तरीके से, तो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, वो सारे के सारे किनके द्वारा बनाए जाते हैं, तो अर्धचालकों के द्वारा आपके बनाए जाते हैं। तो ये जो बात होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम टाइम में जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये तो रहते ही रहते हैं। इसके अलावा बात आती है कि ये जो है आपके परमाणु के अंदर किस तरीके से भरे जाते हैं। तो आपका पदार्थ जो है उसके परमाणु के अंदर ये जो चालक है, कौन सा पदार्थ कुचालक है या कौन सा अर्धचालक है, ये हम लोग किस तरीके से पता लगाएंगे। तो अभी हमने देखा था कि तांबे के अंदर कितने थे, तांबे के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 29। तांबे के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 29। और एल्यूमिनियम में कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब इसके बाद में बात करते हैं कि किस तरीके से भरने हैं। तो भरने किस तरीके से है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में 29 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए, हमारे पास कितने बाकी रह गए, 27 इलेक्ट्रॉन। तो 27 में से दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। दूसरी में 8 भरने के बाद में 2 पहले गए थे और 8 अभी गए, कितने रह गए, तो 19 इलेक्ट्रॉन रह गए। 19 इलेक्ट्रॉन रह गए। 19 में से तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो तीसरी कक्षा में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब उसके बाद में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 2 8 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, जिसको अभी भर देते हैं। तो अभी अपने पास इतने इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में अब हम देखते हैं कि तांबा जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, चालक की कैटेगरी में आ रहा है। और एक है इसकी जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमने क्या बोला था कि जिसकी अंतिम कक्षा में कम से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही आपका जो है अच्छा चालक होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक चालक बोल रहे हैं। और एक अच्छा चालक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसीलिए अगर आपने देखा है तो ज़्यादातर जो चीज़ें यूज होती है उनके अंदर जहाँ भी आपकी विद्युत धारा को लेके जाना होता है, तो तारें जो यूज़ की जाती है घरों के अंदर, ठीक है, तो वो सारी की सारी तारें आपकी किसकी होती है, तांबे की होती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, ठीक है, अंतिम कक्षा में, जिसके कारण वो एक सबसे अच्छा चालक है। अब बात आती है, ये तो होगी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने की बात, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए भी उसने 2 कंडीशन लागू कर दी है। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी है, तो वो 2 कंडीशन है कि आपकी जो अंतिम कक्षा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो भरने हैं उसके लिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अंतिम कक्षा के अंदर आपके अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आपकी अंतिम कक्षा के अंदर नहीं हो सकते। अब इसके बाद में बात करते हैं कि अंतिम से जो पहली कक्षा है, अंतिम से पहली कक्षा के अंदर, अंतिम से जो पहली कक्षा होगी उस अंतिम से पहली कक्षा के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि अंतिम कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पहली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम है। ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इन दोनों कक्षाओं में नहीं हो सकते। यानी कि इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 5वीं कक्षा आएगी तो भी इसमें ही 18 हो सकते हैं और इसमें 8 हो सकते हैं, क्योंकि अगर अपने 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए उसने एक इसको जो है भरने का एक रूल बनाया है, जिसको मैं एक अलग से वीडियो बना के और उसको अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं, ये तो बात होगी आपके जो पदार्थ की
कि पदार्थ के अंदर कौन कौन से जो है ये पदार्थ आपका किस किस भागों के अंदर डिवाइड होता है। तो जिसको हमने पहले तो बोला था कि ठोस, द्रव और गैस के अंदर होता है, उसके बाद में चालक, कुचालक और अर्धचालक के अंदर होता है, और उसके बाद में इसकी जो परमाणु संरचना है वो किस तरीके की होती है उसको हमने जो है अभी तक पढ़ लिया है। अब इसके जो आगे आने वाली जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर अपने क्या रहेंगे, ये तो पदार्थ की बात होगी। अब बात आएगी प्रारंभिक विद्युत की, तो अपने करंट बनाएंगे और उसको चलाएंगे। ठीक है, तो आगे वाली जो क्लास रहेगी उसका इंतजार करते रहिए, और नीचे जो है सब्सक्राइब बटन दिया हुआ उसको क्लिक कर दीजिए, और जो बेल आइकन दिया गया है उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ रहेगी वो आपकी विद्युत के लिए तो उसको आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।